डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाने का ऐलान कर दिया है। ये सैंक्शंस किस किस्म की हो सकती हैं और क्या अब इंडिया नॉर्थ कोरिया बन जाएगा, पूरी डिटेल आपको इस वीलॉग में बताई जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा टर्न है इंटरनेशनल सियासत के अंदर और इस टर्न का पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी इसी स्टोरी के दरमियान हम आपको बताएंगे। और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल प्राइज़ पक्का करवा दिया है। कैसे पक्का करवाया, ये फ़र्क की कहानी है और फ़र्क की स्टोरी है, ये आपको बड़ी डिटेल के साथ बताएगा। मुझे थोड़े से इसके साथ इख्तलाफात हैं, वो भी आगे चल के आप मुलाहिज़ा करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का इंडिया को चैलेंज हो गया है और ये चैलेंज ख्वाजा असद साहब ने किया है। चैलेंज क्या है और क्या इंडिया इस चैलेंज का कोई जवाब देगा या नहीं देगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इंडियन एयर चीफ की तरफ से पाकिस्तान के जहाज़ गिराने का जो झूठा दावा किया गया है, उसकी वजह क्या है। वजह बहुत ही दिलचस्प है, इस वजह पे ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके वो हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट स्टोरी हमारी वो जो है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। अब डोनाल्ड ट्रंप वो बंदा है जो किसी टाइम कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर रहा है। इस वक्त वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, वो सिर्फ मिस्टर मोदी की ढोलकी बजाई जा रहे हैं और वो इतनी ज़ोर से बजा रहे हैं कि पूरी दुनिया सुन रही है। एक दफ़ा हमारे DGI इस प्यार ने कहा था कि पाकिस्तान हमला करेगा तो उसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी। तो अभी की बात जो ढोलकी की थाप है वो भी पूरी दुनिया सुन रही है जो मोदी के साथ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि 50% टैरिफ तो होगा, जो तो तकरीबन 28-29 तारीख से इंडिया पे लागू हो जाएगा। लेकिन उसने कहा सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। रीजंस भी हम आपको दरमियान में थोड़ी थोड़ी सी बताएंगे कि वजूहात क्या हैं जो मोदी साहब की इतनी शदीद शामत आई हुई है। गाँव मूत्र वजह नहीं है, वजह कुछ और यार फिर वही है। अच्छा, मुझे याद है यार सीरियसली अच्छा इस पे आज बात यार, इसको बंद करो यार, वैसे प्लीज इस पे आज बात करेंगे, इस पे आज बात करेंगे। लोग मुझे भी कहते हैं कि आप चस्के लेते हैं यार, वैसे कहते तो ठीक है यार, हसीन यार, खुदा खौफी कर यार। तो चलिए हम बस सीधा अपने सवाल पे आते हैं जी। हमारा सवाल ये है कि जो सैंक्शंस की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि हम पाबंदियां लगाने जा रहे हैं इंडिया पे, वो कोई सादा पाबंदियां नहीं हैं, वो गला घोंटने जा रहे हैं। ये पूरी डिटेल से बताते हैं कि इंडिया के साथ क्या होने वाला है। अब ये जो पाबंदियां हैं ना, उस तरफ आने से पहले कुछ इसकी बैकग्राउंड है जो आपके सामने रखता है। जो तो एक तो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, 2-3 जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़े पते की बात की है, उनके व्लॉग्स में देख रहा था। एक तो जर्नलिस्ट है, उनका बड़ा मशहूर जर्नलिस्ट है, उसने कहा कि ट्रंप इंडिया से नफरत नहीं कर रहा, वो सिर्फ मोदी से नफरत कर रहा है। इंडिया के साथ उसका कोई चपकलिश नहीं है उसकी, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के साथ पड़ा है उसका। और साथ उसने 3 वजूहात बताई हैं कि जिस वजह से ट्रंप मोदी से नफरत कर रहा है। एक तो उसने कहा कि ये जो सीज़ फायर करवाया था अमेरिका ने, या सीज़ फायर हुआ था, इसमें जब डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहा है कि मैंने दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह करवाई और बार बार कह रहा है, तो इंडिया को इनकार नहीं करना चाहिए था, इंडिया को उसे तस्लीम कर लेना चाहिए था, क्योंकि बड़ा आपका इत्तेहादी भी है, बड़ा मुल्क भी है और आपने उसको दरमियान में डाला भी था। तो बजाय इसके कि आप इनकार करते, जब आपने इनकार किया बार बार, तो फिर वो अपने दिल पे ले गए। तो इसका उन्होंने कहा जी कि इस वजह से मोदी के ख़िलाफ़ हो गया ट्रंप। के आप देखें, जो दुनिया का बादशाह है, जो सुपर पावर है दुनिया की वाहिद, उसका प्रेसिडेंट है, वो क्लेम कर रहा है कि मैंने दोनों को दरमियान में बिठा के सुलह करवाई थी, सीज़ फायर करवाया था और एक्चुअल हुआ भी ये था। तो आप अगर इनकार करेंगे तो आप फंसेंगे। तो मोदी का जो इनकार है वो ट्रंप के दिल पे लग गया। दूसरा उसने कहा कि ये जो 35 मिनट की कॉल थी 17 जून को, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप चुप करके सुनता रहा, मोदी बोलता रहा, ट्रंप सुनता रहा और उसके बाद कॉल ख़त्म हो गई। बस हर चीज़ उसने अपने दिल पे नक्श कर ले। अब वहाँ से मिटाना इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि मोदी ने उसकी इंसल्ट कर दी। तीसरा उसने ये कहा कि ये जो ट्रंप है, इसकी बैकग्राउंड है कि जब ये किसी शख्स के पीछे लगता है तो उसको छोड़ता नहीं है, तो ये मोदी को नहीं छोड़ेगा बिल्कुल। ठीक है। और हो सकता है इंडिया का बहुत नुकसान हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया को अपने आप को बचाने के लिए मोदी को कुर्बान करना पड़ेगा। जो साहब ये भी कहा जाता है कि कमला हैरिस को ये सपोर्ट कर रहा था और मोदी को ये भी शक नहीं तकरीबन यकीन है उसे डोनाल्ड ट्रंप को। कमला हैरिस को तो वाकई कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह इंडियन निजात है, इंडियन निजात, और ये वाहिद खातून बनती प्रेसिडेंट
पहली खातून प्रेसिडेंट होती और वो भी इंडियन होती। और कहते हैं मोदी को यकीन था कि ट्रम्प नहीं जीतेगा, इसलिए थोड़ा खिसक रहा था, पीछे हो रहा था, और ये मोदी ने नोट उसको पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों का यही ख्याल था कमला हैरिस बन रही है, लेकिन वो ज़रा ट्रम्प दोबारा बन गया और ट्रम्प दोबारा बना, उसने रगड़ा लगा दिया सबको, ठीक है। और कमला हैरिस के ऊपर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी सारे बर्बाद हो गए। और मोदी के साथ भी यही हुआ। बहरहाल अब ये एक तो वजह ये है कि मोदी के साथ उसकी लड़ाई है, इंडिया के साथ नहीं। इंडिया को स्पेयर कर सकता है किसी वक्त भी, लेकिन फिर इंडियन पार्लियामेंट को या फिर इंडियन सियासतदानों को आगे बढ़ के मोदी से अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी, फिर जाके हो सकता है इंडिया के लिए थोड़ा सा कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो डोनाल्ड ट्रंप के दिल में। दूसरा, अब डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शंस क्या क्या लगा सकता है उस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ फिगर्स हैं मेरे पास। एक तो जो इंडिया की टोटल इकॉनमी है वो है 3800 बिलियन डॉलर की, 3800 बिलियन डॉलर की इसकी इकॉनमी है टोटल। इसके अंदर ट्रेड का जो है हिस्सा, वो वॉल्यूम जो है वो 1739 बिलियन डॉलर, 1739 बिलियन डॉलर, ठीक है, जो ट्रेड है। और उस ट्रेड के अंदर जो एक्सपोर्ट है इंडिया की वो है 824 बिलियन डॉलर, ठीक है, और जो इंपोर्ट्स हैं उनकी वो है 915 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये जो ट्रेड का वॉल्यूम है उस सारे जो इकॉनमी के अंदर वो 45% है, ठीक है, यानी 45% उसका जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड बेस्ड है। ट्रेड बेस्ड, ठीक है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो है अमेरिका का, यानी अमेरिका से चीज़ें खरीद भी रहा है, अमेरिका को चीज़ें बेच भी रहा है, ठीक है। अब अगर सैंक्शंस लगती हैं तो एक तो ट्रेड जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया अमेरिका ने, वो 50% पे ले गया। अब वो 50% जब ले गया तो यहाँ से प्रोडक्ट जो है उनकी महंगी होगी और वो अब compete नहीं कर सकेंगे अमेरिका के अंदर, क्योंकि जो बाकी मुल्क हैं वही प्रोडक्ट उससे कहीं ज़्यादा सस्ती दे रहे हैं अमेरिका को, जिसमें इसराइल भी शामिल है। ओके, IT से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है उससे ज़्यादा सस्ता इसराइल दे रहा है अमेरिका को। तो वहाँ पे इसराइल और इंडिया की दोस्ती होने के बावजूद एक दुश्मनी ट्रेड की भी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। अब ट्रंप ने करना कुछ नहीं, उसने सेकेंडरी सैंक्शंस लगानी, जो उससे कह रहा है कि वो सेकेंडरी सैंक्शंस लगा सकता है। अब ये सेकेंडरी सैंक्शंस क्या है, उसके अंदर एक चीज़ है, एक टूल है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो ये है कि एक होता है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस पाइपलाइन। ये बेसिकली बैंकिंग सेक्टर होते हैं और वो अमेरिका के पास है बेसिकली सारा फॉरेन करेंसी ट्रेड। बस फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान ने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उसने इंटरनेशनल जो करेंसी है वो देनी है, या आप पाउंड में करेंगे, या आप यूरो में करेंगे, या आप डॉलर में करेंगे। डॉलर सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है और जो उसकी जो डिमांड है वो डॉलर्स की है। ट्रेड सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो है उसमें डॉलर है और डॉलर्स के अंदर। तो अब ये जो है ये बेसिकली उसका एक पूरा बैंकिंग सेक्टर होता है पूरा, और उसको कहते हैं इंटरनेशनल स्विफ्ट ट्रांजैक्शन पाइपलाइन। इसके अंदर आपने पैसे रखवाए होते हैं अपने, और उन पैसों को आप उधर भेजते रहते हैं और वहाँ से फिर आपके पास पैसे आते जाते हैं, फिर आपके रिजर्व्स में जमा होते जाते हैं। मतलब कुछ खरीदना है या कुछ बेचना है तो आपने ये मीडियम इस्तेमाल करना, बैंकिंग सेक्टर इस्तेमाल करना, ठीक है। और इससे पहले अमेरिका ने 3 मुल्क हैं जिनके ऊपर ये सैंक्शंस लगाई हैं, उनका ये जो पाइपलाइन है उनकी बंद की हुई है। उसके अंदर ईरान है, रूस है और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अब अमेरिका ने कुछ नहीं करना है, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं करना, उसने ये पाइपलाइन बंद कर देनी, ठीक है। और इसको कहते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस, ठीक है, कि आपने कोई और एम्बार्गो नहीं लगाए, सिर्फ आपने ये जो ट्रेड की मनी ट्रांसफ़र है उसके ऊपर आपने पाबंदी लगा दी, उसको आपने सीज कर दिया, या आपने उसको कुछ अरसे के लिए मुंजमद कर दिया। मतलब आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अब इंडिया ना कुछ बेच सकेगा ना कुछ खरीद सकेगा, और जब ये पाबंदी लग जाएगी तो फिर आप ना कुछ खरीद सकेंगे क्योंकि आप डॉलर नहीं दे सकेंगे, और ना आप कुछ बेच सकेंगे क्योंकि उससे आप डॉलर नहीं ले सकेंगे, और एक मुअत्तल सा हो जाएगा आपका सिस्टम। तो फिर आपके पास एक ही सिस्टम बचेगा जो ईरान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, और या फिर वो रूस के पास है, कि वो बार्टर करते हैं, चीज़ें दे के चीज़ें खरीद लेते हैं, और उससे फिर आपकी इकॉनमी चलती नहीं है क्योंकि आपको लिक्विड कैश चाहिए होते हैं, और वो आपके फिगर्स अगर नहीं होंगे तो फिर इंटरनेशनली आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो अब इंडिया की सबसे पहले जो उसने टूटी बंद करनी है, वो जिसको सेकेंडरी सैंक्शंस कहते हैं, वो यही है कि उन्होंने जो उनका स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस पाइपलाइन है वो बंद कर देने। ठीक, और जो बंद कर देंगे तो इनकी इकॉनमी का 45% जो है वो मुअत्तल हो जाएगा, तो बाकी 55% रह जाएगा, और उससे कुछ ज़्यादा काम चलेगा नहीं, इकॉनमी तो कोलैप्स कर जाएगी। और इस ये जो कोलैप्स है इसके अंदर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि अभी तक इंडिया ने जो रशिया से पेट्रोल खरीदा है
जिसे वो प्योरीफाई करके बेच रहा है आलमी मार्केट के अंदर, उसकी अभी तक उसने कोई पेमेंट नहीं की रशिया को। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये पाइपलाइन बंद है। रशिया किसी से कोई पैसे खरीद ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता कोई डॉलर्स वगैरह या और वो पाउंड तभी देगा जब उसकी वो पाइपलाइन खुलेगी। जब वो पाइपलाइन खुलेगी, जब उसके ऊपर सैंक्शंस खत्म होंगे, तो वो पैसे जो हैं वो ज़ाहिर इंडिया के पास पड़े हुए हैं अभी, और उस साइड से रशिया को इसने अभी दिए कुछ नहीं। और रशिया ने इसलिए इनके पास स्टोर करवाए हुए हैं या जमा करवाए हुए हैं कि जहाँ जहाँ से रशिया को कुछ चीज़ चाहिए होती है तो इंडिया से रूट कर देता है उसको। ठीक है। वो इंडियंस को कहता है जी ये पैसे आप फलां जगह दे दे, और उसके बदले में वो कुछ ना कुछ चीज़ वसूल कर लेता है। ओके। वह तो अब ये भी जब सैंक्शंस लगेंगी तो रशिया के पैसे भी जाएंगे, रशिया भी बेचारा फंस जाएगा सारे काम में। तो ये बड़ा ज़रा ट्रिकी सा सूरत हाल है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में मोदी की चीखें निकलवा देगा, और ये फिर बनेगा वही काम कि मोदी को फारग करें जी आप। जो मोदी को फारग करेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। जिस तरह इमरान खान साहब ये कहते थे ना कि मुझे अमेरिका ने निकलवाया, तो अनकरीब मोदी भी ये कहेगा मुझे अमेरिका ने निकलवाया। मोदी तो ठीक कहेगा। इमरान खान साहब से रूबर से कहते हैं तो ये ठीक कहेगा। अच्छा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी जी हमारी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ कि इमरान खान को किसी इंटरनेशनल ताकत ने निकलवाया नहीं है, लेकिन 3 इंटरनेशनल ताकतें हैं जो इमरान खान साहब को लाना चाहती थी वापस लाना चाहती थी, और अभी भी हैं। लेकिन उस वक्त पिछले कोई तकरीबन साल हो गया है, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनको इसके अंदर इमरान खान के अंदर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती थी। उन सबका ये ख्याल था कि आएगा तो पाकिस्तानी फ़ौज को जो है ना रगड़ के रख देगा। और वो बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेज जो चाहती हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इतनी ताकतवर ना रहे जिस तरह वो है, और वो अगर फ़ौज कमज़ोर होगी तो वो न्यूक्लियर असासे जो है ना पाकिस्तान के वो ले जाएंगे। तो ये उसके मुल्क कौन से थे बाद में बताऊंगा किसी वक्त इंशाल्लाह, पूरी डिटेल बताऊंगा। चल डन। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक पे चॉइस साहब का और मेरा पॉइंट अभी थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अमेरिका का जो है वो पक्का करवा दिया है नोबेल प्राइज़ डोनाल्ड ट्रंप साहब का, अमेरिकन सदर का। और इसकी वजह यह है जी कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान में जो जंग थी, जो एक बड़ी लंबी अरसे से चल रही थी, 1991 से वो जंग चलती आ रही है। एक इलाके पे जंग है, इलाका समझे कि ऐसा ही तनाज़ा था जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक तनाज़ा है, उसी तरह से तनाज़ा था। 30,000 लोग आज तक उसमें मारे जा चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जंग पाकिस्तान ने बंद करवाई है। मेरा ख्याल ये है कि जो उनके सदर थे वो पाकिस्तान ने उन्हें कन्विंस किया है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों में शहबाज शरीफ साहब आए रोज़ या मतलब बहुत ज़्यादा अज़रबाईजान जा रहे थे, कि यहाँ तक उन्होंने वहाँ जाके कह दिया था कि मेरा और जो सदर उर्दवान है हमारा तो एक घर ही यहाँ बना दें। तो पाकिस्तान की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा थी, हमारे आर्मी चीफ भी वहाँ जा चुके हैं। लेकिन चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। चौधरी साहब से जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और क्या उन्हें मेरी बात ठीक लगती है या नहीं लगती। इसमें कोई शक नहीं कि अज़रबाईजान के अंदर और आर्मीनिया के अंदर एक पुराना कन्फ्लिक्ट है, और जगह जो है नकोर्नो काराबाग वो एक है, उसके ऊपर ज़ाहिर अज़रबाईजान का कब्ज़ा है। और कब्ज़ा इसलिए है कि टर्की और पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था उनको, वेपन्स भी दिए, ट्रेनिंग भी दी, और उन्होंने जाके वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। लड़ाई बड़ी लंबी है और इसके अंदर 30,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, और अभी भी वहाँ पे माइंस बिछी हुई हैं और तोपें लगी हुई हैं और फौजें वहाँ पे खड़ी हैं। तो बहरहाल ये आपका व्यू है कि जी पाकिस्तान ने तैयार किया अज़रबाईजान को कि आप जाएं अमेरिका के पास और डोनाल्ड ट्रंप के पास और ये मामला सेटल करें। बल्कि आप पहले ये भी कह रहे थे कि हो सकता है पाकिस्तान ने अमेरिका को ये कहा हो, डोनाल्ड ट्रंप को, कि ये भी एक ऑप्शन है, आप इसको भी जाएं और इससे भी आपको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है ना, ट्रंप को भी बता दिया, इन्हें भी बता दिया। इसमें कोई शक नहीं कि इल्हाम अलियोफ जो है ना, वो ये बेसिकली इनके वालिद भी प्रेसिडेंट थे, हैदर अलियोफ है उनका नाम, और वहाँ पे उनके नाम से सेंटर भी बना हुआ है। तो ये यानी वालिद भी प्रेसिडेंट रहा है और बेटा भी प्रेसिडेंट रहा है, और ये दोनों जो थे पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान इनसे बड़ी मोहब्बत करता है। और इल्हाम साहब तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे या पाकिस्तान की क़यादत वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इतना ज़्यादा इन लोगों के साथ ताल्लुकात है। हो सकता है पाकिस्तान ने मशवरा दिया हो अज़रबाईजान को कि आप ये कर लें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अज़रबाईजान को चाहिए था कि वो पाकिस्तान के नुमाइंदे को, टर्की के नुमाइंदे को ज़रूर वहाँ पर शामिल करवाते, और या फिर इन दोनों मुल्कों का शुक्रिया अदा करते, क्योंकि इन मुल्कों ने वाकई कुर्बानी दी थी इनके लिए, जो मैं आज भी अपनी इस बात पर डटा हूँ। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो तय है कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क था जिसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज़ तजवीज़ किया था। सबसे पहला लेटर इसने लिखा था, और उसके बाद फिर इसराइल दूसरा मुल्क हो गया, और फिर उसके बाद अब तो बहुत ज़्यादा मुल्कों की लाइन लगी हुई, जिसके कंबोडिया भी हो गया, फिर आर्मीनिया और अज़रबाईजान ने कहा ये भी। और मैं आपको ये भी इंकशाफ करता जाऊँ कि आने वाले दिनों में वो वक्त दूर नहीं जब ईरान की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट चली जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप को
फौरी तौर पे नोबल इनाम दिया जाए। और नोबल प्राइज़ ने जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ले भी जाएगा, ये भी है। अच्छा, मतलब मिल जाएगा मिल उससे। जाएगा। लेकिन जो सब मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि इन सदर से जो अलियाम अलियोफ जो हैं हमारे, इनके इल्हाम। हाँ, इल्हाम बड़ा मुश्किल नाम है बड़ी मुश्किल से मैंने पहले लिया, दोबारा नहीं लूंगा। ठीक है, इसमें ये इल्हाम का लफ्ज़ जो है ना, वैसे ईरान के अंदर बहुत लोगों के नाम है इल्हाम। इल्हाम। ये अलियोफ ज़्यादा मुश्किल है, इल्हाम फिर भी ठीक है। अली है ना, तो वो जो रशियन स्टाइल है ना, उसके बाद ओफ लगा देते हैं किसी के साथ भी। जैसे आप फ़र्क हो ना, आप फ़रोख हो जाओगे। ठीक है। फ़रोख ओफ। अच्छा, मोदी हो तो मोदी ऑफ हो जाए। मोदी ओफ। अच्छा 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 साहब, इसमें ये है कि ये मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान ने इन्हें कन्विंस कर लिया, अमेरिका को बताया, अमेरिका को थाली में सजा के दिया कि ये आपका नोबेल हो प्राइज, सकता है, आप ये जंग हो सकता है, रुकवा आप सकते हैं। खुशफहम बहुत ज़्यादा यार हर मामले में ना। आप ये अगर फ़र्ज़ करें कि अमेरिका के अंदर आम मीठे हो जाए ना इस पर, तो आप ये कहते हैं पाकिस्तान ने मशवरा दिया था कि आम कैसे उगाने आप। जो सब ये बताएं, आप मुझे एक देखें, अमेरिका में बैठ के, व्हाइट हाउस में बैठ के दस्तखत हो जाने, सुलह हो जानी बड़े अच्छे तरीके से, और उसके फ़ौरन बाद ये अनाउंस कर देना, जो पाकिस्तान पहले ही अनाउंस कर चुका है कि हम नॉमिनेट करते हैं नोबेल इनाम के लिए, तो सारा रास्ता वही है जो पाकिस्तान ने पहले हो सकता है मैं आपकी जो खबर है उसको चैलेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास कोई इतला नहीं है। इसलिए मैं पूछ के आपको बताऊंगा जहाँ से इतलात मिलती। ट्रम्प से पूछिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जी। पाकिस्तान ने चैलेंज कर दिया इंडिया को, मुंह पान के रख दिया इंडिया का, और हमने ये कहा है कि हाँ भाई साबित करो। ये चैलेंज क्या किया है और ये किस चीज़ को साबित करवा रहे हैं, डिटेल से स्टोरी बताएं। अब इंडियन एयरफोर्स चीफ ने जो ऐलान किया ना जी, हमने 6 त्यारे पाकिस्तान के गिरा दिए, तो उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया और बड़ा अच्छा बयान आया। उन्होंने कहा जी कि कोई भी इंटरनेशनल बॉडी जो है ना, पाकिस्तान और इंडिया के जो जहाज़ हैं उनका जो ज़ख़ीरा है उससे आज़ादाना उसकी तहकीकात कर ले, यानी तस्दीक कर ले कि पाकिस्तान के पास गिन ले आके, पाकिस्तान के पास जो त्यारे हैं उनको गिन लें, और जो इंडिया के पास है त्यारे उनको आके गिन लें। और ये जो जहाज़ होते हैं, ज़ाहिर है इनके सिग्नेचर्स होते हैं, जब ये फ्लाई करते हैं तो एक एक डिटेल इसकी जो होती है वो दर्ज होती है। ऐसा नहीं है कि आपने छुपा दिया था, टेल नंबर हर चीज़ का जी। जब जहाज़ उड़ेगा तो पूरी दुनिया उसको देख लेगी, और ऐसा नहीं है कि आपने उसको छुपा लिया हो। तो अब अगर जहाज़ गायब हुआ है तो उसका भी पूरी दुनिया को पता होता है। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने चैलेंज बड़ा ज़बरदस्त किया है, और इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। मैं पहले नैले पे दैला मार दिया, क्योंकि फ्रांस ने कहा था इंडिया को कि हमें राफेल ख्वाजा साहब ने खुश कर दिया ख्वाजा साहब ने, बड़े समझदारी वाला उन्होंने बयान दिया, और अच्छी बात है। मौके पे चौका मारा। मुझे लगता है ऐसे ख्वाजा साहब इंतजार कर रहे थे 4 दिन बैठ के ना कि कोई बॉल आए और चौका मार दें, और मार दिया उन्होंने। ठीक है ठीक है, चलें जी, ये चैलेंज तो हो गया पाकिस्तान की तरफ से। अब अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं कि इंडियन एयर चीफ जो हैं AP सिंह साहब, इन्होंने खच क्यों मारी, इन्हें ज़रूरत क्या पड़ी थी। अच्छा खासा बाइज्जत बैठे हुए थे, किसने कहा कि मुंह उठा के 3 महीने के बाद आओ और आके क्लेम कर लो और पूरी दुनिया के सामने फिर मजाक बन जाओ। अब इस वक्त सोशल मीडिया पे इतनी शदीद ट्रोलिंग हो रही है, खुद इंडियंस पूछ रहे हैं कि 3 महीने तक तुम थे किधर। अगर तुम्हें 3 महीने तक पता ही नहीं था कि जहाज पाकिस्तान के तुमने गिराए हैं, तो फिर तो तुम्हें ऐसे चाहिए कि ये एयरफोर्स वैसे ही तुम बंद कर दो, अगर तुम इतना भी मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने दूसरे दिन बता दिया था हमने कितने जहाज गिराए हैं। तो इसकी एक वजह है, एक रीजन है, ये बड़ी चवल क्यों मारी गई, ये डिटेल बताएंगे जावेद चौधरी। अब बेसिकली ये ना मोदी साहब को फारिग करने की टेक्निक है, और ये पुराने ज़माने में जो पंजाब में होता था ना, बंदे को अगर बाहर लाना होता था, कहते अगर तू अपने बाप का है तो ज़रा ये लाइन क्रॉस करके दिखा, और बंदा ये साबित करने के लिए कि मैं वाकई अपने बाप का, तो लाइन क्रॉस करता है और साथ ये ठैं बजती है, ठैं, और उसके बाद गिर जाता है। तो ये बेसिकली वो किया गया है, क्योंकि एक थ्योरी है इंडिया के अंदर, और इंफॉर्मेशन निकल रही है कि जो फ़ौज है वो मोदी से खुश नहीं है, और स्पेशली एयरफोर्स तो बिल्कुल खुश नहीं है। और इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी एयरफोर्स को तबाह कर दिया, और वो प्रेशर डाल के ना कि हमला करो हमला करो हमला करो, उसने कोई इनके लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, और मजबूरी में उन्होंने हमला किया, और ये कन्विंस नहीं थे कि हमें हमला करना चाहिए। तो उसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा शिकस्त भी हुई और बेइज्जती का सामना भी करना पड़ा। अब मोदी जो है वो और चवल मार रहा है बहुत ज़्यादा, तो अब फौज ने उसको फंसा दिया, और उसकी वजह यह है। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार कह रहा है कि जी 5 से 6 त्यारे गिरे थे, और आज कल उसने दोबारा कह दिया था कि 5 से 6 त्यारे गिरे थे, और इस जंग के दरमियान। लेकिन वो किसी मुल्क का नहीं बता रहा। जब वो किसी मुल्क का नहीं बता रहा, तो ये जो सिंह साहब हैं, सरदार साहब हैं, इन्होंने कहा कि हम अपना लुच फ्राई कर लेते हैं, हम कह देते हैं कि जी ये हमने गिराए थे। लेकिन उनको पता है कि दुनिया जानती है इसको, तो इतने वो सादे आदमी नहीं है, एयर चीफ है यार, और इतनी बड़ी जो एयर फोर्स है उसके चीफ हैं, तो इतने पोले नहीं है कि वो 3 महीने बाद इस टाइप की बात कर लें। उन्होंने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया है कि आप ये बता दो
कि ये पाकिस्तान ने गिराए थे, ठीक और ताकि ज़रा मोदी जो है ना उसकी नाक तो नीचे रगड़ी जाए, ठीक उसको तो पता चल जाए। तो बेसिकली ये मोदी फारग करना प्लान है, और ये फौज जो है ना अपनी गरज निकाल रही है, और एयरफोर्स गरज निकाल रही है, और इसलिए वो कर रहा है। और ये मुझे लगता है एक मरतबा नहीं करेंगे, बार बार करेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ट्रंप बोलता नहीं है कि नहीं इंडिया के तैयारे गिरे थे। तो ये बेसिकली ट्रंप को मजबूर कर रहे हैं कि तू बोल। ट्रंप ने यकीन में इनकी कॉल लीक कर देनी है किस दिन की उन्होंने कॉल करके कॉल कहा तो लीक नहीं हो सकती, ज़रा मुमकिन नहीं है, लेकिन वैसे यार आज के ज़माने में हो कुछ भी सकता है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वो कुछ भी कर सकता है। ज़िंदगी में दुनिया में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उसके अंदर किसी प्रेसिडेंट को वाइट हाउस में बुला के बेइज्जत भी किया जा सकता है, लेकिन 2 प्रेसिडेंट्स को बुला के उसने कैमरे लगवा के, जो ज़ेलेंस्की साहब हैं दूसरा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, उनको बेइज्जत कर दिया। खुद ट्रंप ने भी किया और उनके वाइस प्रेसिडेंट ने भी किया। ये मुमकिन ही नहीं था, कभी हुआ ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं जा सकता। अगर ये हो सकता है तो हो सकता है किसी और ट्रंप पर कॉल्स भी कह लो जी, सुन लो दूसरे सारे। ठीक है। अच्छा ठीक है चौधरी साहब, ज़ेलेंस्की डिजर्व भी करता है वैसे। अच्छा चौधरी साहब, आपने बात की थी गौमूत्र की, हमने कहा यार नहीं। हाँ नहीं, अब मैं इसके ऊपर बात करूँगा, पॉइंट दूंगा अपना इस पर आपको, ठीक है। चौधरी साहब ने आज मुझसे कहा जी कि कुछ लोग एतराज़ करते हैं, ऑल्दो के मैं कमेंट्स देखता हूँ, कुछ लोग बहुत एंजॉय करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। अब कुछ उन्हें ये लगता है कि मुनासिब नहीं है इस तरह नहीं, से लेकिन बात यार करना। सीरियस शो है, और हमारे जो हर किस्म के लोग इसको सुनते हैं, इंडिया के अंदर भी सुनते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी हिंदू कम्युनिटी जो है ना, हिंदू पाकिस्तानी, वो भी सुनते हैं, और ये उनका रिचुअल है, ये उनके मज़हब का हिस्सा है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस लेवल तक हमें नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस पे अपना पॉइंट देता हूँ जी। मेरे ख्याल में मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और मैं जवाब देता हूँ आरएसएस को, मैं जवाब देता हूँ उस मेंटालिटी को जो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करती है। अब पाकिस्तान के खिलाफ बोलोगे, मेरे मुल्क के खिलाफ बात करोगे, तो मैं मुंह तोड़ के रख दूंगा उसमें। ठीक है, लेकिन ये फिर वही मैं चौधरी साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये आरएसएस मेंटालिटी को जवाब होता है। जिस जुबान में वो बात करते हैं मैं उस जुबान में जवाब देता हूँ। मुझे अदरवाइज किसी आम हिंदू से, एक आम शहरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे देखो इंडिसेंट लगता है। चलें ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। आइंदा मैं गौ मूत्र नहीं कहूँगा, मैं गौ कोला कहूँगा, और इस पे आपने मुझे बिल्कुल नहीं ओ यार। तो नाज़रीन, आज का व्लॉग यहीं इख्तिताम पसंद करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।